हेलो। स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो मेरा 20 क्वेश्चन का सीरीज डेली चल रहा है उससे संबंधित अगला नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे सभी वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से होता क्या है, हमारे द्वारा चलाए गए अभियान से जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं सभी उससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज जो चल रही है वो किस लिए चल रही है? आप लोगों के लिए ही चल रही है। और इस ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस में आते हैं, यूपी एसआई में आते हैं, यूपी ट्रिपल एससी में आते हैं, यूपी पीसीएस में आते हैं। अन्य सभी एग्जामों में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं सभी जगह उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हमारे क्वेश्चन सीरीज़ से जुड़ेंगे तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन आंसर को जानेंगे, किस तरीके का क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है और आने वाले समय में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अधिक देरी न करते हुए मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राई नृत्य कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अवध क्षेत्र से, बी है पूर्वांचल से, सी है ब्रज क्षेत्र से, डी है बुंदेलखंड से। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है बुंदेलखंड से। बुंदेलखंड से। राई नृत्य के बारे में मैं 2 एक फैक्ट बता दूं। राई नृत्य को मयूर नृत्य भी कहते हैं। यह बुंदेलखंड में विशेषतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसे मयूर नृत्य भी बोला जाता है या बुंदेलखंड का है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको राई नृत्य के बारे में समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कालिंजर मेला कहाँ लगता है? देखिए, कालिंजर मेला की बात की जाए तो कालिंजर है कहाँ? कालिंजर जो है बांदा में है और कालिंजर मेला भी बांदा में ही लगता है। ठीक है, अब बांदा के बारे में 2 एक फैक्ट मैं आपको बता दूं तो बांदा जो है पान के उत्पादन में सर्वाधिक मतलब कि सबसे बड़ा स्थान रखता है। पान उत्पादन में सबसे ज़्यादा पान उत्पादक जिला जो है उत्तर प्रदेश का बांदा ही है। और कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है? बांदा में लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ़कीर सैयद सलार व मसूद गाजी की मज़ार कहाँ पर स्थित है? फ़कीर सैयद सलार और मसूद गाजी का मज़ार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बस्ती में, बी है गोरखपुर में, सी है बाराबंकी में, डी है बहराइच में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बहराइच में। फ़कीर सैयद सलार और मसूद गाजी का मज़ार जो है बहराइच में स्थित है। बहराइच के बारे में मैं आपको एक विशेष बात और बता दूं, एक कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है जो बहराइच में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में स्थित है। ऐसे जो मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट आगे बोल देता हूँ, नोट डाउन करने योग्य हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? किस ज़िले को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा। देखिए, उत्तर प्रदेश का चंदौली एक ज़िला है। चंदौली को धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहाँ पर धान की खेती ज़्यादा होती है, धान की पैदावार ज़्यादा होती है। ठीक है, चंदौली को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ज़िले का पुराना नाम ब्रह्म सारडी है? क्या है? ब्रह्म सारडी है। ऑप्शन नंबर ए है अलीगढ़, बी है फिरोजाबाद, सी है कानपुर, डी है मथुरा। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है मथुरा। पुराने प्राचीन नाम से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे और अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। मथुरा का एक स्थान है जिसका नाम है बरसाना। आज की डेट में इसका नाम क्या है? बरसाना। बरसाना का पुराना नाम ही था ब्रह्मशारडी। क्या नाम था? ब्रह्मशारडी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन नाम से संबंधित। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध संत मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश से संबंधित रखते हैं और व्यक्तित्व के मतलब कि महान कार्य कर दिए हों तो उनके बारे में क्वेश्चन हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल के एग्ज़ाम में मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जरूर पूछे जाएंगे उनके बारे में। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप पढ़ा करिए, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी रखिए। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था, तो विशेषता ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो प्रसिद्ध संत जो मलूक दास जी थे इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो भैया कौशाम्बी में हुआ था। इसका एक नाम था कड़ा। ठीक है,
कड़ा कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कड़ा कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कबीर के गुरु रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर में, बी है अलीगढ़ में, सी है वाराणसी में, डी है प्रयागराज में। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं बता दूं यहीं पर, कबीर के गुरु रामानंद जी। अब आप पहली बार एक चीज़ जान लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो रामानंद था। ठीक है, रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद जी का जन्म प्रयागराज में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि रामानंद का जन्म तो प्रयागराज में हुआ था, लेकिन उनका जो कर्म भूमि रहा है, उन्होंने जो अपना जीवन का अधिकतम समय बिताया है वो काशी वाराणसी में बिताया है। ठीक है, कबीर के बारे में एक कथा है, कथा नहीं है, एक बात मैं बता दूं कबीर के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट। कबीरदास जी सदुक्कड़ी भाषा के कवि थे और कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ। 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था कबीरदास जी का जन्म। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 120 वर्ष के बाद हुई थी। ठीक, 120 वर्ष इनकी आयु थी कबीरदास जी की 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी, जिसे एक संग्रह में स्थान दिया गया है जिसका नाम है बीजक। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज में, बी है कानपुर में, सी है लखनऊ में, डी है रामपुर में। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है रामपुर में। रामपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। अगर रामपुर की बात की जाए तो रामपुर जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला ज़िला है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला ज़िला कौन सा है? रामपुर है। यहीं से जो है आजम खान जी सांसद हैं। क्या है? समाजवादी पार्टी का आजम खान जी यहीं से सांसद है, रामपुर से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज में, बी है बरेली में, सी है अलीगढ़ में, डी है झांसी में। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है बरेली में। ठीक है, कहाँ पर? बरेली में। अब मैं बात करूँ भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की, तो बरेली में कहाँ पर स्थित है? तो बरेली में इज्जत नगर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1889 ईस्वी में। कब हुई थी? 1889 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम अनुसूचित जनजातियों वाला ज़िला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जनजातियों वाले ज़िला की बात की जाए तो वह है बागपत। ठीक है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक सेपरेट वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से मेरे प्लेलिस्ट मतलब यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप उसे देखेंगे तो आपको अच्छे से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी और ऐसी जानकारी है जिसे आप कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो अतिरिक्त जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में जाइए और उत्तर प्रदेश की जनजाति के महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ लीजिए और उसके बाद आकर के क्वेश्चन बनाइए। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला कौन सा है? बागपत है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला कौन सा है, तो वह है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसे। आप जा कर के उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें से वीडियो देख लीजिएगा अनुसूचित जनजाति वाला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु दोस्तों 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? 62 वर्ष। अगर बात की जाए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्ति की मतलब मुख्य न्यायाधीश की या न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। उच्चतम न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष और हाई कोर्ट के 62 वर्ष। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1866 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो अगर बात की जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ भी है, वो कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अगर बात की जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या तो वर्तमान में 160 प्लस है। कितनी है? 160 से ऊपर ही है, कम नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बारे में क्वेश्चन के बारे में जितना भी रहता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको 100% दे दूँ। अगला क्वेश्चन है प्रदेश में ग्राम प्रधान चुने जाने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं यदि आपने 21 वर्ष का आयु पूरा कर लिया है। तो 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद आप ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत में सदस्य पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए, आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे भी जान लीजिए, प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव जो होता है, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, उस चुनाव का आयोजन कौन करता है? तो उस चुनाव का आयोजन जो है निर्वाचन आयोग नहीं करता है दोस्तों, यही ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग जो है उस चुनाव का आयोजन नहीं करता है, उस चुनाव का आयोजन उत्तर प्रदेश या राज्य की सरकार करती है। जिस राज्य का पंचायत चुनाव होगा उस राज्य की सरकार जो है उसका आयोजन करेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं कि पंचायत चुनाव का आयोजन कौन करता है, तो लोग उत्तर लगा देते हैं कि निर्वाचन आयोग करता है। नहीं, निर्वाचन आयोग नहीं करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 1975। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था 1975 में। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त कब बने थे, तो प्रथम लोकायुक्त जो बने थे वो बने थे 1977 ईस्वी में। कब बने थे? 1977 ईस्वी में। लोकायुक्त के पद पर कोई सेवानिवृत्ति न्यायाधीश ही पद पर रहते हैं लोकायुक्त के पद पर। और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे वो थे विश्वंभर दयाल जी, न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल जी। ठीक है, तो प्रारंभ में लोकायुक्त की अगर बात की जाए तो प्रारंभ में इनकी जो वो थी कार्यकाल था वो 6 वर्ष के लिए था। लेकिन हुआ क्या, जून जुलाई 2013 ईस्वी में, जून जुलाई 2012 ईस्वी में, 2012 ईस्वी में इनकी कार्यकाल को बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया है। आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं उनका कार्यकाल 8 वर्ष है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 106। इसी तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है 108। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है 108 थी। कितनी थी? 108 थी। ठीक है, अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कब हुआ था? तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूं, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। 13 पहाड़ी जिलों को लेकर के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उस समय जो है विधान परिषद की 108 सीटें थी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? भाई, अब तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, और दूसरी थी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। यही 2 महिला मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश में हुई हैं और बकिया कोई नहीं हुई हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी वो उत्तर प्रदेश की नहीं अपितु देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तब तक पूरे देश में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद सन 1995 ईस्वी में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सुचेता कृपलानी का मुख्यमंत्री बनती है 1963-64 में, और मायावती जी 1995 में मुख्यमंत्री बनती हैं। ठीक है, अब तक उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में पक्की ईंटों का बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज में, बी है कानपुर में, सी है गोरखपुर में, डी है वाराणसी में। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है कानपुर में। गुप्त काल में पक्की ईंटों का बना भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? ईशापत्तन ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा है मृगदाव, तीसरा है सारनाथ, चौथा है 1 और 2 दोनों। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 1 व 2 दोनों। सारनाथ का प्राचीन नाम जो है ईशापत्तन और मृगदाव दोनों था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, देखिए प्राचीन नाम से संबंधित मैं 2 क्वेश्चन कलेक्शन किया हूँ। ऐसा बताने के लिए मैं आपको एक कलेक्शन किया हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे पहले मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन की, तो यह आंदोलन जो है 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। ठीक है, 7-8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था।
लेकिन अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश पे इसका क्या असर रहता है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में, कहाँ पर भाई, बलिया ज़िले में, उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में एक नेता थे जिनका नाम था चिंटू पांडे। क्या नाम था? चिंटू पांडे। कहीं कहीं पर चित्तू लिखा है, कहीं कहीं पर चिंटू लिखा है। तो चिंटू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की घोषणा कर दी जाती है। यहाँ पर बलिया और बगल के पड़ोसी जनपद गाजीपुर को ये लोग जो है कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ के 10 थानों को मतलब कि अपने अंडर में लेकर के वहाँ पे सरकार चलाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के लिए ये सरकार चलती है और उसके बाद जो है चिंटू पांडे गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया ज़िले में चिंटू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसी बात होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6ठी शताब्दी BC के दौरान चेदी किसे कहा जाता था? चेदी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व चेदी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता था। बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी कहा जाता था। समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? भाई 1857 ईस्वी में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। कब होता है? 1857 ईस्वी में। एक ही वर्ष में पूरे स्वतंत्रता संग्राम का दमन कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। उसके कई असफलता के कारण रहते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना केवल बता दूं कि उस समय जो है कौन थे गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को आया था, वह जो है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो है इस क्वेश्चनों का पढ़ करके आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, आपका सहयोग करने से मुझे संतुष्टि मिलती है और आप इसी तरीके का सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए। मैं आपका सहयोग और अच्छे तरीके से करता रहूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह सभी वीडियो सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपका सहयोग और करने के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।